नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। आकाशीय बिजली गिरने से बंजारा बस्ती के एक घर में लगी आग, घर का सामान जलकर हुआ खाक। मानसिक रूप से बीमार विचाराधीन कैदी ने किया आत्महत्या का प्रयास, हालत नाजुक, जयपुर रेफर। खेत में मिला अज्ञात युवक का शव, गला घोंटकर की हत्या। अवैध रूप से सरकारी नाले पर निर्माण कर प्लॉटिंग कर दी, जिम्मेदार अधिकारी जानकर भी बने खामोश। और अब खबरें विस्तार से। आरडीएनसी मित्तल फाउंडेशन द्वारा संचालित अलवर लाफ्टर क्लब, कंपनी बाग विकास समिति, भारतीय योग संस्थान, पतंजलि परिवार, सर्व हितकारी योग संस्थान, लायंस क्लब अलवर मत्स्य, भारत विकास परिषद, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, स्काउट एंड गाइड फेलोशिप अलवर एवं अन्य कई संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से वर्ल्ड लाफ्टर डे कंपनी बाग अलवर में आज 4 मई 2025 को प्रातः 6 बजे से बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लाफ्टर योग से पूर्व विभिन्न आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग इत्यादि भी करवाए गए ताकि रोजाना की सामान्य योग दिनचर्या बनी रहे। मित्तल फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी एवं लाफ्टर क्लब के संस्थापक डॉक्टर एससी मित्तल ने सभी को विश्व लाफ्टर डे की बधाई देते हुए लाफ्टर योग कराया। लोगों का हंस हंसकर बुरा हाल हो गया, पेट में बल पड़ गए। एक दूसरे को देखकर हंसी काफी देर तक छूटती रही। डॉक्टर मित्तल ने बताया कि हंसी के अध्ययन को जेलोटोलॉजी कहा जाता है। इस वर्ष का थीम मानसिक स्वास्थ्य के लिए हंसी की शक्ति रखा गया है। 10 मई 1998 में विश्व हंसी दिवस की शुरुआत डॉक्टर मदन कटारिया ने मुंबई में की थी। विश्व हंसी दिवस मनाने के कई फायदे होते हैं, जैसे तनाव कम करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है। लाफ्टर योग एंड्रोफिन नामक एक प्राकृतिक हार्मोन का उत्पादन करती है जो दर्द में राहत देती है। हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और पाचन को सुधारता है, मांसपेशियों को आराम देता है, रचनात्मकता को भी बढ़ाता है। कार्यक्रम संयोजक गिरीश गुप्ता द्वारा लाफ्टर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में सभी को बहुत गुदगुदाया। सही जवाब देने वालों को इंजीनियर आरएल अग्रवाल द्वारा लिखी हंसो हंसाओ पुस्तक, पेन, चॉकलेट्स, चाबी का छल्ला इत्यादि उपहार स्वरूप दिए गए। कार्यक्रम के अंत में सभी को पौष्टिक आहार के रूप में अंकुरित मूंग, मोट चना, किशमिश, काजू इत्यादि की चाट एवं मीठे में पतीसे की मिठाई बांटकर आरडीएनसी मित्तल फाउंडेशन द्वारा वितरित की गई। कार्यक्रम संयोजक गिरीश गुप्ता ने बताया कि लाफ्टर क्लब अलवर को 10 वर्ष पूरे होने तथा मई माह के प्रथम रविवार को वर्ल्ड लाफ्टर डे दोनों ही उपलक्ष्य में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अलवर में इसकी शुरुआत 4 मई 2015 को की गई थी। इस मौके पर प्रथम प्रशिक्षक डॉक्टर रश्मि जैन एवं डॉक्टर सुनील जैन, जो आजकल जयपुर में हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बात करके याद किया। लाफ्टर योगा में तकरीबन 250 से 300 लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें करीब 60% महिलाएं थीं। कार्यक्रम में अनेकों गणमान्य लोग मौजूद रहे। अलवर शहर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अरावली बिहार थाना क्षेत्र के अलकापुरी के मकान नंबर 90 में एक महिला टीचर के बंद मकान में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता अंजू ने बताया कि वे जोधपुर में 3rd ग्रेड टीचर के पद पर कार्यरत हैं और वहीं निवास करती हैं। कभी कभार ही अलवर स्थित अपने घर आती हैं। 2 मई को अंजू के बच्चे जब अलवर आए तो उन्होंने देखा कि घर के ताले टूटे हुए हैं और सामान बिखरा पड़ा है। तुरंत परिजनों को सूचित किया गया, जिसके बाद अरावली बिहार थाने में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई गई। अंजू के अनुसार चोर घर से सोने के कानों के झुमके, चांदी की 5 अंगूठियां, 2 जोड़ी नथ, 6 जोड़ी बिछुए, 1 जोड़ी माता की पातरी, 2 मोटे चांदी के मोती, 4 जोड़ी पायल और करीब 7,000 रुपए नगद चुरा ले गए। कुल चोरी का अनुमानित मूल्य लगभग 20 लाख रुपए है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अज्ञात चोरों की तलाश में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है। मैं अलवर की निवासी अलकापुरी में रहती हूँ। जब 1 तारीख को मेरे बच्चे जोधपुर से चले थे, सुबह 3 बजे यहाँ पर पहुंचे घर पे, तब उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है कमरे का, और अंदर घुसे तो सारा बेड का सामान, अलमारी के लॉकर, सूटकेस सब टूटा हुआ पड़ा है और सारा सामान फैला पड़ा है। और बेड के अंदर मेरे एक सेफ जगह बना रखी थी, उसके अंदर मेरे सारा सामान करीब 20 लाख के करीब गोल्ड और सिल्वर दोनों रखे हुए थे। 1 किलो चांदी थी और 18-19 के करीब गोल्ड था, वो सारा गायब था। और 6-7 हजार रुपए उसमें कैश रखे थे, वो भी नहीं है। ये जब बच्चों ने ये चीजें देखी तो तुरंत मुझे कॉल किया। और मुझे जोधपुर में क्या कार्य करती हैं? मैं अध्यापिका हूँ, 3rd ग्रेड टीचर।
मामला आपने दर्ज करा दिया? हाँ, मैंने मामला दर्ज करवा दिया। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र से सटे ग्राम रुंधधुनीनाथ में रसूखदार भूमाफियाओं ने करीब 18 से 20 बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से औद्योगिक भूखंड काट दिए हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये सब नगर विकास न्यास अलवर की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन संबंधित अधिकारी आंख, कान और मुंह बंद किए बैठे हैं। ये भूखंड बिना किसी वैध अनुमति और नियोजन के काटे जा रहे हैं। ना तो भूमि का नियमित भूमि रूपांतरण कराया जा रहा है और ना ही किसी सरकारी मापदंड का पालन किया जा रहा है। ऐसे में भविष्य में ये अवैध कॉलोनियां और औद्योगिक प्लॉट न केवल सरकारी नीतियों को ठेंगा दिखाएंगे, बल्कि राज्य को भारी राजस्व हानि भी हो सकती है। यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो क्षेत्र में अव्यवस्थित शहरीकरण और पर्यावरणीय समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। साथ ही अनियोजित औद्योगिक विकास से बुनियादी सुविधाओं की कमी और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। अब प्रश्न ये है कि जब सब कुछ खुली आंखों के सामने हो रहा है तो जिम्मेदार विभाग कब जागेंगे? क्या प्रशासन किसी बड़े विवाद का इंतजार कर रहा है? इस अवैध गतिविधि पर तुरंत रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ समय रहते सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की अलवर जिला इकाई द्वारा जिला स्तरीय पत्रकार संगोष्ठी एवं सामूहिक भोज का आयोजन गायत्री मंदिर रोड स्थित आपनो मैरिज होम में किया गया। संगोष्ठी में संगठन द्वारा निर्णय लिया गया कि जिले के सभी सदस्य पत्रकारों का अलवर इकाई की ओर से दुर्घटना बीमा कराने, पत्रकारों का परिचय पत्र बनाने और परिवार में बहन बेटी की शादी में कन्यादान करने से संबंधित निर्णय लिए गए। ये निर्णय जार अलवर के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से लिया। इससे पहले जिले भर के पत्रकारों ने पत्रकारिता के समक्ष आ रही चुनौतियों और उसके समाधान विषय पर मंथन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार सुभाष तिवारी, स्वदेश कपिल, अवधेश सिंह, धर्मेंद्र अदलखा, सुरेश पंडित, अमित भारद्वाज, लक्ष्मी नारायण लक्ष्य, सुजीत कुमार, समरदीप गुप्ता, प्रदीप यादव, मनोज गुप्ता व संरक्षक महिपाल शेखावत ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि पत्रकारों को रियायती दरों पर आवास योजना अलवर में शुरू कराने के लिए शीघ्र ही नगर विकास न्यास सचिव को ज्ञापन सौंपा जाएगा एवं अलवर जार का प्रतिनिधि मंडल जयपुर जाकर इस मामले में मुख्यमंत्री से मिलेंगे। इस अवसर पर जिले के पत्रकारों का अभिनंदन भी किया गया, जिसमें समरदीप गुप्ता, विपिन मेहंदीरत्ता, राहुल बावलिया, मनीष बावलिया, जगदीश शर्मा, राहुल जोशी, पीयूष उपाध्याय, रूप सिंह, रोहित शर्मा, धर्मेंद्र स्वामी, महेंद्र अवस्थी, गोपाल सिंह सोलंकी, यूडी खान, जितेंद्र सेतिया, रमेश मीणा, छगन चेतीवाल, चंद्रभूषण शर्मा, कौशल पंडित, अरकत गांधी, विपिन सेतिया, मनीष अरोड़ा, रूपेश शर्मा, अर्चना जैन व रुचि सोलंकी, राकेश खंडेलवाल, नीरज पांडे, निरंजन सैन आदि थे। संचालन धर्मेंद्र अदलखा और अवधेश सिंह ने किया। अंत में जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चौहान जी ने सभी का आभार जताया। यदि किसी पत्रकार के साथ कोई विपदा आती है तो हम लोग उस समय सारे संकट भूल जाए, कोई जार में है या श्रम में संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और हम लोग तो बड़ी कठिन परिस्थितियों में जीते हैं। तो हमारा जो लाख 50,000, 10,000, 20,000, 5,000 जो भी हमारा सहयोग बनेगा उस परियोग निष्कर्ष पे जाए और सोच कर जाए कि सुरेंद्र भाई ने हमें ये एक अवसर दिया है। ये अभी मोटरसाइकिल पे गोराबाद का जो संवाददाता है वो मुझे मिला, 95 किलोमीटर गोराबाद है। उसके बाद को पता लगा हर गर्मी के अंदर 95 किलोमीटर मोटरसाइकिल। कृषि उपज मंडी में किसान एवं व्यापारियों का माल मंडी में जगह जगह डेयरी एवं कट्टे में भर कर रखा है। व्यापारियों को कॉमन फंड पर माल रखने की जगह मिली, वहां माल बरसात में भीगने से बच गया। एफसीआई के द्वारा खरीदे गए गेहूं के कट्टे कॉमन फंड ब्लॉक सी पर 3 सप्ताह से रखे हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद भी ठेकेदार ने इस फंड से माल नहीं उठाया। ठेकेदार अपनी मर्जी से माल उठाता है। व्यापारी एवं किसान का माल कॉमन फंड पर रखा होता, जिससे व्यापारी का मोटा नुकसान नहीं होता। इस पर मंडी समिति के उच्च अधिकारी भी कार्रवाई नहीं कर रहे। विजय मंदिर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाला डहरा के समीप स्थित बंजारा बस्ती में शनिवार शाम तेज बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। बिजली गिरने से भंवर बंजारे के घर में आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान, अनाज, पैसे, बर्तन, बिस्तर व अन्य घरेलू वस्तुएं जलकर खाक हो गया। घटना के समय घर में मौजूद दंपति को आकाशीय करंट का झटका लगा, जिससे वे कुछ देर के लिए अचेत हो गए। हालांकि गनीमत ये रही कि उनकी जान बच गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा घर जलने लगा। घर के बिजली उपकरण जल गए और दीवारों में दरारें आ गई। हादसे के बाद परिवार सड़क पर आ गया है, क्योंकि घर में रहने की कोई स्थिति ही नहीं बची है। घटना की सूचना मिलते ही विजय मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्षेत्रीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को राहत और मुआवजा देने की मांग की है।
और एकदम ऊपर से बिजली आके पड़ी, हम पता ही नहीं बंद क्या हुआ बाद में। क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान सारे बढ़ गए, मैं कपड़ा गाड़ी का पार्ट सीट आधार कार्ड गहना घाटा और पैसा सब सारे खत्म हो गया उसमें। कोई जनहानि थोड़ी हुई है? न कितने मकानों पे गिरी है? मकान में भाई 2 मकान में गिरी। कौन सी जगह की बात? बाहर डेरा बंजार बस्ती। हम तो सब बच्चे ले गए ना, साई एकदम सूख गया, बरसात गाजी, हम तो पता ना बरसात आएगी, एकदम साया, हम तो सब सारा आंधा हो गया, मकान गिर गया, पता ही ना पड़ा बच्चा को बचाओ काम बचाओ, इतने आग लग गई। अब बच्चा को सवा के गया, इतने तो 3-4 घर में आग लग गई। यो यहाँ टूट गए साहब सारे का यो फिर हम तो हो सके धान ही ना रहा, जब फिर का होता रहा बरसात में जो बाहर चले हुआ पता नहीं पड़ रहा क्या हो रहा, भोजी ना रहा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर, जो कि भारत सरकार के सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। आरबीएस स्कूल एक जाना पहचाना अलवर जिले का अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में ऊंचाइयों का आयाम स्थापित किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं प्रशिक्षक द्वारा करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वाई, सीकरी, नगर जालुकी सहित क्षेत्र के अनेकों गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरोप है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। हमारे स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलवाकर बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर, रामगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र में बीती रात चोरी की वारदात सामने आई है। सोनावा डुंगरी निवासी सुभान, जो मजदूरी का कार्य करते हैं, के घर में अज्ञात चोर घुसकर 3 महंगे मोबाइल और 5000 रुपए की नकदी चोरी कर ली। सुभान ने बताया कि रात के समय परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे, तभी चोर घर में दाखिल हुआ और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। सुबह नींद खुलने पर उन्हें घटना का पता चला, जिसके बाद वे अरावली बिहार थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत दी गई। पीड़ित सुभान का कहना है कि उन्होंने मेहनत से मजदूरी कर लंबे समय में ये मोबाइल खरीदे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल जारी है। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरियों को लेकर स्थानीय लोगों में भी चिंता बढ़ चुकी है। ये हमारे 3 तो मोबाइल चोरी हुए थे और हमारे 5000 रुपए पर्स में से चोरी हो गए। आप क्या कर रहे थे? हम सो रहे थे, हमको तो कोई होश ही नहीं था, हम सोए पड़े थे। कितने बजे घटना मानते हैं? ये 3 और 4 के बीच में घटना थी। 3-4 सीसीटीवी देखा? नहीं, सीसीटीवी कैमरे में कोई भी नहीं था। कौन कौन सी कंपनी मोबाइल थे? ये मोबाइल था। ये तो अभी हमारा किस्त भी फाइनल नहीं हुई थी इसकी, तो इसकी कोई किस्त फाइनल नहीं हुई, अभी बकाई थी इसकी किस्त। कैसे मतलब और दो फोन पुराने थे, उनकी किस्त भी सब फाइनल थी, वो भी चोरी हो गई। क्या नाम मोबाइल कौन कंपनी थे? एक तो एयरटेल का था, उनका सैमसंग का था, और ये अपना रियलमी था हमारा 5G। कुल कीमत कितनी हुई मोबाइल की?
हमारा मेरे पड़को कुल ये हमारा 22-23 हजार का फोन था हमारा तो, और 2 मोबाइल वो अलग वो दो अलग थे। रिपोर्ट अब लिख के दे रहे हो? रिपोर्ट नहीं लिखी थी इन्होंने, बोल रहे वहाँ पे ई मित्र पे करवाओ, ई मित्र पे करवाओ, उन्होंने ये लिख दी। सेंट्रल जेल में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां शाहरुख नामक विचाराधीन कैदी ने आत्महत्या का प्रयास करते हुए अपने गुप्तांग पर ब्लेड से हमला कर लिया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे तत्काल अलवर जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर संजय गुप्ता ने बताया कि उन्हें अर्जेंट कॉल पर मरीज को देखने बुलाया गया था। मरीज की हालत देखकर पता चला कि उसने अपने गुप्तांग पर गहरा कट लगा लिया है, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि स्थिति गंभीर होने के बावजूद मरीज को सफलतापूर्वक स्थिर कर लिया गया और आगे के इलाज के लिए जयपुर भेजा गया है, जहां उसकी सर्जरी की जाएगी। इस संबंध में जेल अधीक्षक शिवेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शाहरुख, जो कि राजगढ़ थाना क्षेत्र का निवासी है, वर्ष 2021 से हत्या और हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामलों में जेल में बंद है। उन्होंने बताया कि यह कैदी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और पूर्व में भी कई बार अन्य कैदियों पर हमला कर चुका है, जिसके चलते उसे विशेष निगरानी में रखा गया था और अलग सेल में शिफ्ट कर दिया गया था। जेल अधीक्षक ने बताया कि घटना के दिन शाहरुख ने जिलेट गार्ड वाली ब्लड से खुद पर हमला किया। समय रहते जेल प्रशासन ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। उन्होंने कहा उनके 10 वर्षों के करियर में ऐसा पहला मामला सामने आया है जिसमें किसी कैदी ने इस तरह की आत्मघाती हरकत की हो। इस सनसनीखेज घटना ने जेल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटना मानसिक रूप से बीमार कैदियों के इलाज और निगरानी के प्रति सिस्टम की गंभीरता पर भी एक बार फिर से ध्यान दिला रही है। फिलहाल कैदी की स्थिति गंभीर बनी हुई है और जयपुर में उसका इलाज जारी है। जो बंदी आया है वो यहाँ पे मैं कॉल पे आया हूँ देखने। अभी पेशेंट आया है सेंट्रल जेल से, रात वाले जो पुलिस वाले हैं उन्होंने बताया कि वो साइकेट्रिक पेशेंट है। इसने अपने आप को खुद को ब्लेड से काटा है यहाँ पे लेफ्ट साइड के इन्वाइनल रीजन में, और काफी ज्यादा ब्लीडिंग है। हमने प्राथमिक तौर से मैनेज कर लिया, पेशेंट को अच्छे से मैनेज कर लिया है, ब्लड वगैरह सब लगवा दिया, पैकिंग कर दिया उसको। लेकिन लगता है ऐसा एग्जामिन करने से तो डीप कोई इंजरी हुई है इसको वेसल्स की। तो आगे एसएमएस के लिए हम CTVA सर्जन के लिए इसको रेफर कर रहे हैं हम, और यहाँ से हमारी गाड़ी जाएगी, हमारा स्टाफ साथ जाएगा। किशनगढ़ थाना क्षेत्र में एक खेत में जला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की स्थिति देखकर उसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो गया। घटना झिरंडिया गांव में रविवार सुबह 4 बजे की है, जिसकी सूचना पुलिस को सुबह 8 बजे स्थानीय निवासी अशोक कुमार ने दी। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह शेखावत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। FSL की टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 30-35 वर्ष है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक की गला घोंटकर हत्या की गई और बाद में पहचान मिटाने के इरादे से शव को केमिकल डालकर जलाया गया। पुलिस ने शव को किशनगढ़ CHC की मोर्चरी में शिनाख्त के लिए सुरक्षित रखवाया है। साथ ही मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस आसपास के गांवों में पूछताछ कर रही है और हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। 7:30 बजे सूचना दी गई हिरलाल जी के द्वारा कि गांव झिरंडिया के पास में ही एक कोई लाश पड़ी हुई है। तो मैंने वहां पे जाके देखा, कोई व्यक्ति था, नंगहार पे पड़ा हुआ था, और ऐसा मालूम प्रतीत होता है कि किसी ने मार के वहां पे पड़ता है। फिर मैंने पुलिस को सूचना की, पुलिस की पूरी टीम आई मौके पे, मौका मालूम किया गया है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। मैं यहाँ से सरपंच प्रतिनिधि हूँ, ग्राम पंचायत झिरंडिया से। आज सुबह 8 बजे सूचना मिली, झिरंडिया सरपंच ने बताया कि यहाँ खेतों में कोई डेड बॉडी पड़ी है। डेड बॉडी का मुआयना करने के लिए हम आए, FSL टीम को बुलाया, सीनियर ऑफिसर्स भी आए। सबने देखा तो प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि इस व्यक्ति की हत्या गला घोंट के की गई और अन्यत्र कहीं जगह, और फिर इसको यहाँ लाके और इसकी पहचान ना हो इसके लिए इसको कोई केमिकल डाल के जलाया गया। इसका चेहरा और गुप्तांग पूरी तरह से जले हुए हैं। लगभग 30 से 35 साल इसकी उम्र है और मेल है। इसके अलावा और कोई शिनाख्त के यहाँ मिले नहीं है। हम इसके परिजनों की तलाश करेंगे और डेड बॉडी का पता करेंगे कि है कौन। उसके बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। गर्मी में हर साल की भांति इस बार भी बाबा ज्योतिराम मंदिर गोलाहेड़ा धाम में भगत मुकेश ने इस बार भी धुने पर 11 धुनी तपस्या शुरू की है। 11 धुनी तपस्या में लीन भगत मुकेश के दर्शन को आसपास क्षेत्र के श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। भगत मुकेश कुमार इससे पूर्व भी कई बार तपस्या कर चुके हैं। श्रद्धा और आस्था का प्रतिफल ही होता है कि हर कोने से भक्त अपने आराध्य देव के आशीर्वाद के लिए खिंचे चले आते हैं तथा उसके दर पर नतमस्तक हो जाते हैं। भगत मुकेश कुमार का कहना है कि वे विश्व शांति के लिए 31 दिन की तपस्या में लीन है। सेवकों ने बताया कि
कि हर साल तपस्या पूर्ण होने पर धुने पर विशाल सत्संग एवं यज्ञ भंडारे का आयोजन किया जाता है। एक और पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी से तप रहा है। लोग एसी व पंखों का सहारा लेकर भी गर्मी से निजात नहीं पा रहे हैं। तो इस गर्मी में सबसे ऊपर भगत ऐसे भी है जिन्हें खुद की नहीं बल्कि मानव जाति की फिक्र है। ये भगत प्रचंड गर्मी में भी तपते धुनों के बीच तपस्या कर रहे हैं ताकि मानव जाति का कल्याण हो सके। अजर का सोडावास मार्ग पर सराय कला के समीप ही मुख्य मार्ग के साथ लगते बाबा ज्योतिराम मंदिर गोलाहेड़ा धाम धुने पर भगत मुकेश कुमार तपस्या में लीन है। श्रद्धालु अनिल शर्मा, कैलाश चौधरी, अमित रोहिल्ला, सत्येंद्र, मंजीत, संजय, विनोद, विकेश इत्यादि ने बताया कि बाबा ज्योतिराम धुने पर आने वाले श्रद्धालु की हर मन्नत पूरी होती है। रविवार को आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में संत दीपाई नाथ महाराज चतरपुरा ने कहा कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है। ज्ञान होगा तभी वैराग्य होगा, वैराग्य होगा तो भक्ति होगी। ज्ञान नहीं होगा तो पहचान कैसे पाओगे, पहचान नहीं पाएंगे तो जान नहीं पाएंगे, तथा जान नहीं पाएंगे तो उस परमात्मा तक पहुंच कैसे पाएंगे। संत दीपाई नाथ महाराज ने कहा, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की तुलना जलेबी से की है। उन्होंने कहा कि भक्ति को वैराग्य रूपी आंच नहीं चढ़े, ज्ञान रूपी चाशनी में ना डुबाएं, तब तक फीकी है। ऐसे में भक्ति को ज्ञान और वैराग्य का फुट नहीं मिलेगा। भक्ति समर्थवान नहीं है, वैराग्य सबको होता है, लेकिन क्षणिक वैराग्य आता है। जीवन में दुख का प्रसंग आता है, सबको छोड़ने का मन हो जाता है, लेकिन वे क्षणिक होता है। ऐसे ही शमशान में पहुंचने पर लोग वैराग्य की बातें करते हैं और फिर घर पहुंचकर दुनियादारी की बातें करते हैं। संत ने कहा, ज्ञान मार्ग में इंद्रियों के सभी द्वार बंद रखने पड़ते हैं, नहीं तो काम, क्रोध, लोभ रूपी हवा कब आ जाए और ज्ञान रूपी दीपक को बुझा दे। वहीं भक्ति मार्ग में सभी इंद्रियों के द्वार खुले रखने पड़ते हैं। भगवान के मंदिर जाकर कभी भी कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से व्यापार नहीं करना है, सब कुछ भगवान के चरणों में छोड़ दो, अपने आप संभालेगा। इस अवसर पर संत ने बेटियों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि बेटियां 2 कुल को पार लगाती हैं, 10 बेटों से बढ़कर एक बेटी होती है। बेटियों का लालन पालन ठीक से करना चाहिए। अलवर राजगढ़ सड़क मार्ग पर स्थित कारोट ग्राम के शमशान घाट के समीप सरकारी नाले पर अतिक्रमण करने के साथ ही समीप सटी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वहीं भूमाफिया लोगों द्वारा वन क्षेत्रों से अवैध रूप से खनन कर पत्थर, मलबे को खेतों, कृषि भूमि, सरकारी नालों को भरकर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर चांदी काटी जा रही है। इस प्रकार अवैध रूप से सरकारी और खेतों में प्लॉटिंग करने की शिकायत राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को किए जाने के बावजूद अवैध रूप से प्लॉटिंग करने के साथ सरकारी नाले तथा खेतों पर अवैध रूप से निर्माण का सिलसिला जारी है। उल्लेखनीय है कि इस पर तहसीलदार ने 12 अप्रैल 2025 को रोक भी लगा दी थी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरसौरा थाना पुलिस ने क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार पर लगाम कसते हुए विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई में अवैध 48 देसी शराब के पौवे सहित आरोपी फतेह चंद मीना को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर खोकरिया के पास अवैध शराब लेकर जा रहे आरोपी की तलाशी के दौरान 48 अवैध देशी पौवे शराब पाए जाने पर आरोपी को एक्साइज एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है।
पिछले करीब 2-3 दिन से कोटकासिम सहित क्षेत्र भर में मौसम का उठापट का सिलसिला जारी रहने से क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी से आमजन को काफी हद तक निजात मिली है। शुक्रवार को बरसात के बाद शनिवार सुबह आसमान में बादलों के साथ ही क्षेत्र भर में करीब 1 घंटे तक रुक रुक कर बूंदाबांदी का दौर जारी रहा, जिससे सुबह सुबह ही मौसम काफी सुहाना बना रहा। लेकिन दिन के समय फिर एक बार कड़क धूप ने भीषण गर्मी का एहसास करा दिया। वहीं शाम करीब 5 बजे आसमान में बादल छा गए तथा तेज हवा का दौर जारी रहा। मौसम की पलटवार के चलते लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिली। वहीं क्षेत्र में मौसम की उठापलट के चलते इस समय किसानों के खेतों में चल रही सब्जी की फसलों नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। स्थानीय काश्तकारों का कहना है कि सब्जी की फसलों को सामान्य मौसम की आवश्यकता है। वहीं प्रचंड गर्मी से ककड़ी खरबूजे की फसल में बम्पर पैदावार होती है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण फसलों में कई प्रकार के रोग लग जाते हैं। हाल ही में राज्य सरकार के आदेश अनुसार शिक्षा विभाग में व्याख्याता पद पर कार्यरत कोटकासिम निवासी दिनेश चंद्र सैनी पुत्र हरि सिंह सैनी के प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हुई थी। इतना ही नहीं, दिनेश चंद्र सैनी ने क्षेत्र के डालावास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाल लिया है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य दिनेश चंद्र सैनी का विद्यालय स्टाफ एवं विकास समिति द्वारा साफा माला से स्वागत किया गया तथा ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई। वहीं नवनियुक्त प्रधानाचार्य द्वारा सभी विद्यालय स्टाफ एवं कार्यक्रम में मौजूद लोगों का आभार जताया। साथ ही आश्वस्त कराया कि विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। मौनी बाबा गौशाला आश्रम सूरजमुखी पर ऑल इंडिया सैनी व महात्मा ज्योतिबा फुले यूथ क्लब तिजारा की ओर से राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 75वां जन्म दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर तेजपाल सैनी के नेतृत्व में सर्वप्रथम मंदिर में दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई तथा सरस्वती पब्लिक स्कूल की बालिकाओं ने उपस्थित सभी लोगों के तिलक लगाकर मंगलसूत्र बांधा। हनुमान चालीसा का पाठ व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने अपने विचारों में सभी वर्ग व समुदाय को साथ लेकर चलने वाले राजनीति के अज्ञात शत्रु आधुनिक राजस्थान के शिल्पकार सद्भाव व समर्पण के प्रतीक अशोक गहलोत के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घायु जीवन की कामना की गई। गौ माता को चारा व गुड़ खिलाया गया। विद्यालय की बालिकाओं के हाथों कई प्रकार के पौधे लगाकर सेवा कार्य किया गया। अंत में लड्डू बांटकर तथा एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जन्म दिवस की बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी गई। नगर परिषद क्षेत्र में विचरण कर रहे निराश्रित गौवंशों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया अभियान के तहत तीसरे दिन नगर परिषद क्षेत्र में राजस्थान गौ सेवा समिति के जिला अध्यक्ष देशपाल यादव, उपाध्यक्ष यशपाल आचार्य एवं पदाधिकारियों ने रेस्क्यू कर गौवंशों को सुरक्षित श्री मौनी बाबा गौशाला में भेजा गया। राजस्थान गौ सेवा समिति के जिला अध्यक्ष देशपाल यादव ने बताया कि खुले में घूम रहे निराश्रितों गौवंशों को गौशाला भेजने का अभियान 9 मई तक चलाया जा रहा है, जिसमें सभी निराश्रित गौवंशों को गौशाला में भेजा जाएगा। सैनी समाज ने बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। सैनी विकास मंडल में माता सावित्रीबाई फूले महिला साइलेंट लाइब्रेरी और इंग्लिश कोचिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी ने बताया कि यह सेंटर पूरी तरह वातानुकूलित होगा। इसमें आरओ वाटर कूलर की सुविधा होगी। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। महिला प्रबंधक की नियुक्ति भी की जाएगी। छात्राओं को केवल बिजली के खर्च पर पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। सेंटर में कुल सीटों का 70% सैनी समाज की बालिकाओं के लिए और 30% अन्य समाज की बालिकाओं के लिए आरक्षित होगा। सभी ने बेटियों की शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और इस पहल का स्वागत किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर समीपवर्ती ऐतिहासिक गांव ततारपुर में स्थित श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र ढकवासन माता मंदिर में 5 मई सोमवार को लखी मेला बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम से आयोजित किया जाएगा। मेले की तैयारियां मेला कमेटी व समस्त ग्रामवासियों द्वारा जोरों शोरों से की जा रही हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी लाखों श्रद्धालु के पहुंचने की संभावना है, जो क्षेत्र व अन्य राज्यों से माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए यहाँ जुटेंगे। मंदिर के पुजारी भगवान राम भगत ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रातः 10 बजे विशाल भंडारे का आयोजन होगा। दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगा बहुप्रतीक्षित विशाल कुश्ती दंगल, जिसमें अंतिम मुकाबला 51,000 रुपए नगद इनाम का होगा। साथ ही विजेता पहलवान को 1 किलो चांदी की गदा भेंट की जाएगी। रात्रि में भव्य जागरण का आयोजन होगा, जिसमें संजय पटेल, कंचन यादव, ज्योति यादव, राजू गोला, कोमल चौधरी सहित कई प्रसिद्ध भजन गायक माता रानी के गुणगान करेंगे। मेले में कुश्ती दंगल का अलग ही होता है रोमांच। ढकवासन माता के विशाल मेले का मुख्य आकर्षण बन चुका है कुश्ती दंगल। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से नामी पहलवान अपनी ताकत आजमाने पहुंचते हैं। ग्रामीणों के अनुसार ये परंपरा वर्षों पुरानी है, जो पहले छोटे स्तर पर होती थी, लेकिन अब यह दंगल एक बड़े आयोजन में तब्दील हो चुका है। विशेष रूप से कुश्ती के लिए मंदिर परिसर में स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जहां दर्शक सीढ़ियों पर बैठकर मुकाबलों का लुत्फ उठाते हैं। मेले के दौरान श्रद्धालु दूर दराज के गांवों से पैदल डीजे की धुनों पर नाचते गाते माता के जयकारों के साथ मंदिर पहुंचते हैं। परिक्रमा करते हुए मंदिर प्रांगण में उमड़ने वाली भीड़ और श्रद्धा का वातावरण देखने लायक होता है। मुंडावर सोडावास के समीप चुड़ला गांव में मुंडावर विधायक ललित यादव द्वारा विकास कार्यों का उद्घाटन शनिवार को किया गया। गांव चुड़ला में राम सिंह के घर से रामकरण के घर की ओर पानी निकासी हेतु सीवर लाइन पाइप डालने का कार्य एवं चुड़ला गांव की मेन सड़क से मेघवाल मोहल्ला राम सिंह के की ओर से सीसी इंटरलॉकिंग टाइल कार्य स्वीकृत किया गया। इस दौरान ग्रामवासियों और सरपंच प्रतिनिधि मूलचंद शर्मा ने विधायक का आभार जताते हुए अवगत कराया कि पहली बार किसी विधायक ने सरपंचों के पास स्वयं संदेश भिजवाया है कि आप लोग विकास कार्यों के बारे में अवगत करवाओ और विधायक मद के पैसों की अनुशंसा करवाओ। विधायक यादव ने ग्रामीणों को चौपाल पर कहा कि ये विधायक मद का धन खर्च करने की ताकत आप सभी भगवान रूपी मतदाताओं की ही मेहरबानी है और ये पैसा आप सबके टैक्स का दिया हुआ पैसा है, इसलिए राज्य के विकास कार्यों की देखरेख हम सभी का नैतिक दायित्व है। विधायक ने कहा कि सरपंच संघ के द्वारा की गई मांग की कार्यकारी एजेंसी दूसरी ग्राम पंचायत को नहीं बनाने की मांग को सराहनीय बताते हुए बताया कि हमने बिना किसी भेदभाव की नीति से प्रथम बजट के 5 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है, जिसमें सरपंचों की गुणवत्ता और सर्वे समाज हितैषी काम करने की मांग की है। विकास कार्यों के उद्घाटन के दौरान पूर्व प्रधान रोहिताश चौधरी, यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष अनूप यादव, सरपंच पूजा मूलचंद शर्मा चिरूनी व कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पार्षद भीमराज यादव सोडावास ने की। नेशनल सेफ्टी काउंसिल राजस्थान चैप्टर फैक्ट्रीज एवं बॉयलर्स इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार, द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया अलवर लोकल सेंटर एवं सेफ्टी एंड क्वालिटी फोरम न्यू दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सेफ्टी कल्चर एवं बीबीएस मैनेजमेंट विषय पर अलवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन पर आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में उद्यमियों ने इस सेमिनार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्साह भाग लिया। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया अलवर के अध्यक्ष पीके शर्मा ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया तथा मानद सचिव पंकज तिवारी ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम के संयोजक एससी जोशी, अलवर लोकल सेंटर के पूर्व अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व मानव सचिव आरसीएल शर्मा, विनय भारद्वाज, सीआर गालव, राजीव शर्मा जी, पी अग्रवाल तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलवर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलवर के मानद सचिव अमित श्याम सुखा आदि ने भाग लिया। तकनीकी विशेषज्ञ हरिशंकर एवं अरुण मौर्य ने सुरक्षा के एकाधिक लाभदायक सूत्र इस कार्यक्रम में उद्यमियों को बताते हुए इस अवसर पर द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया अलवर लोकल सेंटर द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका विहान का भी अतिथियों द्वारा विमोचन किया गया। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर के मानद सचिव पंकज तिवारी ने सभी अतिथियों व प्रशिक्षणार्थियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। राजस्थान मेघवाल समाज संस्था जिला अलवर के द्वारा संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। मेघवाल समाज के सदस्यों ने सुबह 9 बजे अंबेडकर सर्कल पर पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा का माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
अंबेडकर जयंती के अवसर पर संस्था के महासचिव डॉक्टर महेश कोटवाल तथा श्रीमती मिथिलेश के द्वारा बाबा साहेब के जीवन पर चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। चित्र प्रदर्शनी में डॉक्टर अंबेडकर के दुर्लभ फोटो के माध्यम से उनके जीवन संघर्ष को प्रदर्शित किया गया। चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव एवं वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री राजस्थान सरकार संजय शर्मा ने बड़ी उत्सुकता से किया और डॉक्टर अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। प्रदर्शनी को वहां आए हजारों लोगों ने देखा और उनके जीवन के संघर्ष के मार्ग से प्रेरणा प्राप्त की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में निर्दोष नागरिकों की हत्या के बाद राजस्थान सरकार व पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस द्वारा भी एसपी राजन दुष्यंत के नेतृत्व में जिले भर में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया है। अभियान के शुरुआती चरण में ही जहां पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे करीब 43 बांग्लादेशियों को डिटेन किया है, वहीं अभी तक जिले के सभी थानों में 1000 से अधिक संदिग्धों के कागजात जांचे जा चुके हैं। एसपी दुष्यंत ने बताया कि प्रदेश भर में राजस्थान पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते कोटपुतली बहरोड जिले में भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं समेत पाकिस्तान आदि अन्य देशों के संदिग्धों की पहचान कर डिटेन की कार्रवाई शुरू की गई है। इसके चलते जिले के सभी थानों में विशेष अभियान शुरू किया गया है। एसपी दुष्यंत के निर्देश पर थानाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के कागजात जांच करने का कार्य शुरू करते हुए उन्हें डिटेन करने की कार्रवाई शुरू की है। इसी क्रम में बहरोड थाने के एसएचओ विक्रांत शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने करीब 43 बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें बहरोड स्थित डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। एसपी दुष्यंत ने बताया कि इन सभी बांग्लादेशियों के निष्कासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी प्रकार सरुंड थाना क्षेत्र में अभी तक करीब 250 संदिग्धों के कागजात जांचे जा चुके हैं। एसएचओ बाबूलाल मीणा ने बताया कि विभिन्न क्रेशर प्लांटों पर करीब 250 लोगों के दस्तावेज जांचे गए हैं। थाना क्षेत्र में अभी तक अवैध रूप से रह रहा कोई भी बांग्लादेशी नागरिक नहीं मिला है। पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। जिले भर में पुलिस आईटी का सहारा लेकर भी संदिग्ध बांग्लादेशियों की पहचान करने वे रिकॉर्ड खंगालने की कार्रवाई कर रही है। वहीं कोटपुतली थाना पुलिस 1-2 दिन में कोटपुतली शहर के विभिन्न इलाकों में भी सघन तलाशी अभियान शुरू करने वाली है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सिलीसेट क्षेत्र के निकट गांवों में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में राजस्थान प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला है। जूली बोले, मौका परस्त सरकार और प्रशासन इन मौतों का जिम्मेदार है। जूली शनिवार को ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मैतपुर, बखतपुरा और किशनपुर गांव में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद मृतकों के परिजनों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवैध शराब कारोबार और दोषियों के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अब शराब का कारोबार बदस्तूर जारी है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब में हुई मौत से दुखद और पीड़ादायक है। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले और अवैध शराब के कारोबारी और पूरे मामले में संदिग्ध पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को न्याय संगत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। जहरीली शराब का संदेह है, अभी आप विजिट करके आए हैं, क्या पूरा मामला समझ में आ रहा है? प्रशासन ने पूरे मामले पर लीपापोती कर दी है? देखिए, 100% प्रशासन ने इसमें लीपापोती की है। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं बोल रहा। मैं वहां पे गया हूं, सभी लोगों से मिला हूं और पूरे परिवारों ने ये बात को माना है कि सबने शराब पी थी। ये भी माना है कि सब लोग एक जगह दूसरे गांव, जो पैतपुर गांव है, वहां जाके शराब पी के आते हैं। ये भी सबने माना है। और यही नहीं, इनके अलावा भी आसपास के गांवों से कई समाचार मुझे मिले हैं कि वहां भी इस तारीख के दौरान शराब पीने से डेथ हुई है। जो सिम्टम है, अंधा होना, नहीं दिखना, जहरीली शराब के लक्षण है। मुंह में झाग आना, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही, ये पॉइजन के सिम्टम है। और जो परिवार के लोग बता रहे हैं, पड़ोसी बता रहे हैं, उन सब से 100% ये है कि यहाँ पे जो शराब है वो कहीं और निकाली जाती है और ज्यादातर बता रहे थे केमिकल की कोई शीशी आती है, जो इतनी शीशी में 20 बोतल शराब बन जाती है और फिर वो शराब अलग अलग जगह पे सप्लाई की जा रही है, जिससे डेथ हुई है। आपकी विधानसभा क्षेत्र है, सारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं आपके यहाँ पर, इस तरह का नेटवर्क समझ में आ रहा है और क्या प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और प्रशासन ने जो किया है, क्या उससे संतुष्ट है? देखिए, प्रशासन को सबसे पहले पोस्टमार्टम कराना चाहिए था, उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए थी। यहाँ जो नीचे लेवल पे जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों ने अपनी आफत टालने के लिए लीपापोती कर दी, प्रशासन को गुमराह किया। मैं समझता हूँ, मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई,
उन्होंने भी मेरे को बताया कि ये जो डेथ है ये नेचुरल डेथ है, जबकि मैं ये कहना चाहूंगा उनको भी गुमराह किया गया है। मैं अभी हाई लेवल पे जयपुर अधिकारियों से बात करूंगा, बड़ी लेवल पे कमेटी इसके लिए बने, ये मांग करूंगा। परिवार के लोगों की मदद हो, गरीब परिवार है, एक परिवार तो ऐसा है जिसके छप्पर ही है, एक परिवार ऐसा है छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उनका कौन है? सरकार को मदद करनी चाहिए। आबकारी विभाग के अंदर ज्यादा उम्र नहीं है, 40-45 साल के लड़के हैं। आबकारी विभाग के अंदर बजट भी काफी है। मैं समझता हूँ इन नवजीवन योजना का काफी पैसा, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए उस योजना के अंदर है, जिसमें से इन परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। परिवारों को पूरा संबल सरकार को देना चाहिए। जो भी दोषी अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, जो दोषी अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज पूरी घटना को लेकर के बात की जाए तो 26, 27, 28 की घटना बताई जा रही है। प्रशासन को पता लग गया था 2-3 दिन पहले भी, तो उसके बाद से अब तक में वो किसी भी इस शराब माफियाओं को नहीं पकड़ पाए, जो बना रहे हैं उनको नहीं पकड़ पाए, जो बेचार करके उनको नहीं पकड़ पाए। आबकारी विभाग और पुलिस दोनों ही इस मामले में भी डाउन है। मुझे दुख इस बात का भी है कि आज भी वहां किसी ने बताया कि साहब आज भी शराब बिकी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट के द्वारा जगह जगह पे एक ठेका स्वीकृत है, उसकी जगह 5-5 उसकी अवैध ब्रांचें चल रही हैं, गोदाम के नाम पे ब्रांचेस चल रही हैं, सबसे ये लोग बंदी बांधते हैं। ऐसी शिकायतें मेरे पास आई है। और यही नहीं, इसके अलावा भी दूसरी जगह शराब निकालते हैं लोग कच्ची और यहाँ पे बेच के जाते हैं, या केमिकल से शराब, ब्रांच की आड़ में नकली शराबें बेच रहे हैं 100%। क्योंकि मेरे को ये इसलिए ब्रांच वाला जो समझ में आता है, मेरे अभी एक क्षेत्र में ब्रांच थी, मेरे को उसको हटवाने में कोई 15-20 दिन लग गए, जबकि मुझे कह दिया कि साहब हम हटा रहे हैं, हटा देंगे, वहां शराब नहीं बिक रही। जबकि मुझे वीडियो भेजे गए, वो वीडियो मैंने कलेक्टर साहब को भेजे, उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई। तो ये लोग सब मिली भगत करके पूरा जो रैकेट चल रहा है, हर एक ब्रांच से 5-5, 10-10 हजार रुपए उगाए जाते हैं। हर विधानसभा में 100-200 ब्रांचेज इस प्रकार के अवैध चलवाते हैं और सब लोग मिले हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा इसमें बड़े स्तर पे कार्रवाई की जरूरत है। मैंने विधानसभा में भी इस बात को लेकर कहा था, वहां इसका जवाब देते हुए हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने मुझे आश्वस्त भी किया था कि जहां पे भी शिकायतें आएंगी तो हम कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पे शिकायतें आई है, मैं मीडिया के माध्यम से डिप्टी सीएम साहिबा को भी कहना चाहूंगा कि इस पे एक्शन लें, बड़े लेवल पे कमेटी बने और जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा सरकार को देना चाहिए। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।